हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 इतिहास एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास 6 इतिहास की, वो प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बेसिक जानकारी देती है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस बुक को अगर हम ओवरव्यू करें तो इस बुक का चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमें प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताता है। चैप्टर नंबर 2 जो है 2 और 3 वो हमें इतिहास के शुरुआती समय पाषाण काल की जानकारी देता है। चैप्टर नंबर 4 सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एंड चैप्टर नंबर 5 जो है वो वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की हमें जानकारी देता है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था और राजा का जो पद है वो किस तरीके से हुआ करता था। तो थोड़ा सा हम चैप्टर नंबर 5 को रिव्यू करेंगे ताकि चैप्टर नंबर 6 को हम अच्छे से रिलेट कर पाए कि वैदिक काल में ही ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था में किस तरीके से परिवर्तन देखने को मिला। ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वो काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, उस समय अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो समाज में समानता थी। लोगों का जो वर्ण है वो उनकी योग्यता के आधार पर निर्धारित होता था, ना कि उनके जन्म के आधार पर। बात करें राजा पद की तो इस चैप्टर में भी बताया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 के स्टार्टिंग में, कि ऋग्वैदिक काल के टाइम में जो राजा जो है उसको लोग चुना करते थे। लेकिन समय के साथ में इस प्रक्रिया में, राजा चुनने की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिला और समय के साथ में जो राजा जो पद है वो काफी ज्यादा अपने आप को शक्तिशाली तरीके से एस्टेब्लिश करने लगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा कि ऋग्वैदिक काल में इस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक काल में छोटे छोटे कबीले, मतलब छोटे छोटे वहां पर जनजातीय जो लोग हैं वो इकट्ठे होकर के रहते थे और उनको बोलते थे जन। अब ये जो छोटे छोटे जो जन थे, छोटे छोटे जो मतलब लोगों का जो समूह था उनको बोलते थे जन। समय के साथ में ये कुछ जन मिलकर के, मतलब एक संगठित होकर के, जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा जन है, दूसरा यहाँ पर है, ये आपस में संगठित होकर के जो है वो जनपद का रूप धारण करने लगे। तो उत्तर वैदिक काल में जो है वो जन जो है वो जनपद के नाम से जाने लगे। और फिर उसके बाद में जब वैदिक काल का एक डिक्लाइन स्टेज देखने को मिला तो इन्हीं जनपदों में से 16 जनपद जो हैं वो शक्तिशाली रूप में उभर कर के आए और जिनको बोला जाने लगा महाजनपद। तो 16 जो महाजनपद हैं उनके नाम, उनकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार डायरेक्टली किसी महाजनपद का नाम और उसकी कैपिटल के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इन 16 महाजनपद में से भी एक महाजनपद जिसका नाम है मगध, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा प्रभावशाली विकसित हुआ। इसके बारे में भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा है उसको लोग चुनते थे। राजा ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आया तो राजा जो है वो थोड़ा थोड़ा शक्तिशाली होने लगा। राजा अश्वमेध जैसे यज्ञ करवाने लगा। अश्वमेध क्या होता था? एक यज्ञ होता था जिसमें राजा जो है वो अपने घोड़े को खुला छोड़ देता था और घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में जाता था, और अगर उस क्षेत्र के राजा कोई प्रोटेस्ट नहीं करते थे तो ये मान लिया जाता था कि इस राजा जिसने अपना घोड़ा छोड़ा है उसके अंडर वो आ गए हैं। और अगर वो प्रोटेस्ट करते थे तो उस घोड़े के साथ में जो सेना हुआ करती थी वो सेना वहां युद्ध करती थी और उस एरिया को जीतने की कोशिश करती थी। तो उस समय जैसे जैसे जन से जनपद बनने लगे तो राजा जो है वो भी शक्तिशाली रूप में सामने आने लगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है यहाँ पर जातीय व्यवस्था के बारे में बताया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो जनपद जो थे, मतलब जन से जो जनपद बने, उनमें क्या क्या चीज हमें देखने को मिली। तो देखो, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा न होकर के जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो है वो नेक्स्ट पेज पर एक मैप दिया हुआ है, वहां पर इसमें दिखाए हुए हैं। जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने समय के साथ में, हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था कि हमारा जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास को हम किस तरीके से पता लगाते हैं। तो हमने एक पॉइंट ये भी देखा था कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो उस समय के क्षेत्रों के बारे में, एरिया को खोज करके वहां पर जो है वो खुदाई करते हैं, फिर एक एक चीज की स्टडी करते हैं कि किस समय जो लोग हैं वो किस तरीके से रहा करते थे, किस तरीके के बर्तन यूज किया करते थे। तो पुरातत्वविदों ने कुछ जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है जिसमें ये जनपदों के उदाहरण है
कि दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास में हस्तिनापुर और एटा के पास में अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। ये जनपद के एग्जाम्पल है। अब यहाँ की जब खुदाई की गई तो एक बात पता चली कि यहाँ के जो लोग हैं वो झोपड़ियों में रहा करते थे, मवेशियों और अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उस समय के जो लोग हैं, मतलब जनपद समय के जो लोग हैं, वो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इसमें कुछ दूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर जो चित्रकारी हुआ करती थी वो सरल रेखा या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हुआ करती थी। अब उस समय जो बर्तन मिले हैं उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखो। यहाँ पर जब आउट स्ट्रक्चर पर आप देखोगे तो इस तरीके की जो चित्रकारी है वो उस समय देखने को मिलती थी। नेक्स्ट बताया गया है कि जब जनपद जो है, जनपदों में से फिर कुछ जनपद जो है वो इकट्ठे हुए और जनपदों में फिर महाजनपद जो है वो निकल करके आए। और लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले किस तरीके से, यहाँ पर अगर हम टाइमलाइन को, इतिहास की टाइमलाइन को अगर हम देखें तो अभी चल रहा है 2022। जीरो जो है वो प्रभु ईसा के जन्म को दिखाता है। प्रभु ईसा के जन्म से पहले का जो समय है उसको बोलते हैं ईसा पूर्व, और प्रभु ईसा के जन्म के बाद का जो समय है उसको बोलते हैं ईसा बाद। तो इतिहास का शुरुआती समय आप सभी को पता है कि शुरुआत में जो लोग थे वो पाषाण का पत्थर का यूज करते थे। यही जानकारी हमें सबसे पहले मिलती है, तो उसको बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पाषाण काल जैसे ही डिक्लाइन होता है उसके बाद में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो डेवलप होती है। सिंधु घाटी सभ्यता कब डेवलप हुई तो आप सभी को पता है। अगर हम बात करें ईसा पूर्व में तो 2700 ईसा पूर्व में जो है वो कौन डेवलप होती है, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अगर टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो 4700 साल पहले, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता 2700 ईसा पूर्व डेवलप हुई और लगभग 1600 ईसा पूर्व जो है वो डिक्लाइन हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर डेवलप होता है 1500 ईसा पूर्व जो डेवलप होता है वो होता है वैदिक काल। तो वैदिक काल में हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। और उत्तर वैदिक काल का भी जब वैदिक काल का डिक्लाइन देखने को मिला उसके बाद में महाजनपद जो है वो डेवलप होते हैं। तो अब जो है जनपद के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो उत्तर वैदिक काल के टाइम में सामाजिक संरचना थी। और अब आते हैं महाजनपद। तो लगभग 2500 साल पहले, 2500 साल पहले मतलब 2022 से आप कंपैरिजन करो तो लगभग 500 ईसा पूर्व जो है वो 500-600 ईसा पूर्व जो है वो महाजनपद डेवलप होते हैं। तो कुछ जनपद जो है वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इनको महाजनपद कहा जाने लगा। ये जो अभी हम मैप देखेंगे उसमें इनको दिखाया गया है। जो अधिकतर महाजनपद थे उनकी एक राजधानी होती थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब जैसे जैसे शुरुआत में हमने देखा ऋग्वैदिक काल में राजा ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, जैसे जैसे जनपद आए हमने देखा कि राजा थोड़ा थोड़ा शक्तिशाली हो रहा है और महाजनपद में राजा और ज्यादा शक्तिशाली होने लगा। और जो है महाजनपदों की जो राजधानी थी, इन राजधानियों की किलेबंदियां की जाने लगी, चारों ओर लकड़ी की, ईंट की और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाने लगी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राज्यों के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया होगा। मतलब राजधानी जो है वहां पर बड़े बड़े किले बनाए जाने लगे, चारों तरफ से चार दीवारी करके उनको कवर किया जाने लगा। तो उनको डर लगता होगा कि दूसरे राज्य जो है उनके ऊपर आक्रमण नहीं कर दे। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि, ये जो मैप है इसमें दे रखा है जनपदों के बारे में, महाजनपद और कुछ इंपोर्टेंट नगरों के बारे में। मतलब महाजनपद के समय जो राजा हैं वो अपनी राजधानियों में किलेबंदी बना करके चारों तरफ चार दीवारी, और इससे जो राजा जिसका जितना शानदार महल, मतलब वो राजा जो है उतना ज्यादा शक्तिशाली। तो एक तरीके से ये भी लगता है कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी वो ऐसा करते होंगे। एक रीजन ये भी हो सकता है कि चारों तरफ आपने एक तरीके से किलेबंदी करवा दी, चार दीवारी बनवा दी, तो उस चार दीवारी के अंदर रहने वाले लोगों को कंट्रोल करना जो है वो ज्यादा सरल हो जाता होगा और इसीलिए जो है वो विशाल दीवार बनाई जाती होगी। लेकिन इतनी बड़ी विशाल दीवार बनाने में लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना होता था।
हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों ने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होगी और संसाधनों की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी होगी। भाई इतना बड़ा किला बना रहे हो, उसके लिए आपको पैसा भी चाहिए और संसाधन भी आपको चाहिए। मतलब जो राज्य है उसमें एक बात पता चलती है कि उसका जो मनी है, कहाँ से आएगा राजा के पास में मनी, मतलब जो कर व्यवस्था है उसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया गया था महाजनपद काल के टाइम में। जब भी आप ये एनसीईआरटी ये बुक पढ़ो ना, तो उनके जो वर्ड्स हैं उनको आप समझने की कोशिश किया करो, और जब आप उनको समझते हो तब आपको रिलेट हो पाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ओपन माइंड के थ्रू जो है वो इनको स्टडी किया करो, ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा इस तरीके से चीज बदल रही है, तो उसको रिलेट किया करो कि अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब क्या क्या चीजें उस टाइम हैपन हुई होंगी। अब जो राजा है इतनी बड़ी किलेबंदी की है तो उसकी सुरक्षा की भी उनको जरूरत पड़ती होगी, तो राजा जो है वो सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित टाइम पर पूरे साल जो है वो एक साथ रखा जाता था। पहले क्या होता था, युद्ध लड़ने के लिए जो है और कबीले साथ देते थे, इस तरीके परमानेंट सेना नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब परमानेंट सेना रहने लग गई और सिपाहियों को नियमित वेतन भी दिया जाने लगा। कुछ भुगतान जो है वो आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है इस बुक के उसके बारे में उसमें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर कौशाम्बी जो है उस किले की दीवार यहाँ पर दिखाई गई है। कौशाम्बी आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में ये चित्र मिला है और ईंट की दीवार का विशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, मतलब महाजनपद काल के समय ही इसका निर्माण किया गया था। और ये दीवार हमें दिखाती है कि कितनी विशाल दीवार जो है उसके लिए बनाई गई होगी। अब जो है ये तो हम डिस्कस ही कर चुके हैं कि सेना रखते थे। दूसरा, इतना ज्यादा निर्माण करवाया गया था, मतलब राजा जो है वो कर व्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी। तो महाजनपद के जो राजा थे विशाल किले बनवाते, बड़ी सेना रखते। इसके लिए उनको प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता, बहुत ज्यादा कर्मचारियों की भी आवश्यकता। तो महाजनपद के जो राजा हैं वो समय समय पर लोगों, देखो अगर हम बात करें जनपद के समय में क्या होता था कि लोग जो है वो राजा को उपहार दिया करते थे। और अगर हम बात करें ऋग्वेदिक काल में तो उस समय राजा को उपहार देते थे, जिससे जो है वो राजा अपना खर्चा पानी चलाने की जो व्यवस्था है करता था। लेकिन अब जो है महाजनपद काल में राजा लोगों के उपहार पर निर्भर ना रह करके अब नियमित रूप से कर वसूल किया जाने लगा। अब यहाँ पर कुछ कर के तरीके बता रखे हैं कि किस किस तरीके से महाजनपद काल में कर वसूला जाता था। तो सबसे पहले तो फसलों पर लगाया गया कर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर हम बात करें तो 1000 BC 1000 ईसा पूर्व जो है वो लोहे का आविष्कार हो गया। तो लोहे के जो है सामान औजार बनने लगे और कृषि करना जो है वो और ज़्यादा इजी हो गया। तो कृषि में उत्पादन क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए फसलों पर जो कर है वो सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग उस समय कृषक ही थे। ठीक है, और उपज का 1/6वां भाग जो है वो कर के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे भाग कहा जाता था। ओके, इसके अलावा कारीगर जो थे उस समय के, उनके ऊपर भी कर लगाया गया। उनके लिए कर इस तरीके से बनाया गया कि जैसे बुनकर है, लोहार है या सुनार है, तो उनको 1 महीने में 1 दिन जो है वो राजा के लिए काम करना पड़ता था फ्री में। पशुपालकों को जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में काम कर देना पड़ता था। व्यापारी जो हैं अगर वो सामान खरीदते और बेचते थे तो उनके ऊपर भी उनको कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक, मतलब जो जंगलों से जाकर के कंद मूल अगर इकट्ठा करते थे तो उनसे, जंगल से जो भी उनको वस्तुएं प्राप्त होती थी, ये राजा को उनको देना पड़ता था। तो यहाँ पर सोसाइटी में जो जो वर्ग थे उन सभी के ऊपर कोई ना कोई कर लगाया गया था। अब महाजनपद काल में कृषि में भी परिवर्तन हो गया। अभी हमने देखा कि लोहे का जो विकास है वो 1000 BC में स्टार्ट हो गया, लोहे का विकास हो गया, तो कृषि करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। जो मिट्टी है उसको बदलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। तो पहले क्या होता था, जमीन में जो बीज फेंक करके जो धान की खेती होती थी वो अब ऐसा नहीं होने लगी। लोग जो है वो खेत तैयार करके, पौध तैयार करके उसका रोपण करने लगे, जिससे जो है वो पौधे लंबे समय तक जीवित रह जाते थे और पैदावार भी ज़्यादा होती थी। लेकिन इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था और ये काम जो है वो ज़्यादातर दास, दासी या भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिसको कम्मकार करते थे, जिसको कम्मकार बोलते हैं। तो कम्मकार इस तरीके की जो टर्म है वो आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार पूछ लेते हैं डायरेक्टली। देखो, जो प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। तो पूछ लेंगे कि कम्मकार क्या है, तो भूमिहीन खेतीहर जो मजदूर हैं उनको बोलते हैं कम्मकार। अब ये जो दास और दासी क्या होते थे, ये वो लोग होते थे जिनको युद्ध में लोग जीत करके ले आते थे। मतलब कहीं पर गए, वहां पर युद्ध में जो है उन लोगों को जीत करके ले आए, फिर उनसे जो है वो काम
करवाया जाता था। तो एक कृषि में परिवर्तन देख लिया हमने। अब यहाँ पर कुश के बारे में बता रखा है कि मगध और वज्जी 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में से 2 का ओवरव्यू किया गया है कि क्यों ऐसा कारण रहा कि 16 महाजनपद में से मगध जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली विकसित हुआ और वज्जी जो है वहां पर किस तरीके की शासनिक व्यवस्था थी। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्ण व्यवस्था जो है वो उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में कैसी थी। यहाँ पर बता रखा है, देखो अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में समाज में जो व्यवस्था थी वो समानता थी। जो वर्ण की व्यवस्था जो थी वो योग्यता के आधार पर हुआ करती थी, ना कि जन्म के आधार पर। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, महाजनपद काल विकसित हुआ, सामाजिक व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा परिवर्तित हुई। समाज जो है वो मेनली अगर हम देखें तो 4 भागों में बट गया, जिसमें 4 वर्गों में विभाजित कर दिया और ये काम किया पुरोहितों ने। उनके अनुसार उन्होंने बताया कि काम के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ण डिसाइड किया जाएगा। पहला वर्ण उन्होंने रखा ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का काम है वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना, जिसके लिए उनको उपहार मिलता था। दूसरा स्थान रखा गया शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। उनका काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। तीसरे नंबर पर विश्य या वैश्य, इसमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी लोग आते थे। क्षत्रिय और वैश्य लोग जो थे, मतलब राजा का वर्ग और जो लोग व्यापार करते थे, वो दोनों ही उनको यज्ञ करने का अधिकार था। और वर्णों में सबसे अंतिम स्थान था शूद्रों का। इनका काम इन तीनों वर्णों की, मतलब पुरोहितों की, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की, इन तीनों की सेवा करना था। जो शूद्र जो लोग थे उनको कोई भी अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था और औरतों को भी शूद्रों के समान बनाया गया। चैप्टर नंबर 5 को जब हमने डिस्कस किया था तब हमने देखा था ऋग्वैदिक काल के टाइम में कुछ मंत्रों की रचना भी की थी महिलाओं ने। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से समाज में जो महिलाओं का उच्च स्थान था, बराबरी का जो स्थान था ऋग्वैदिक काल में, वो किस तरीके से समय के साथ में उसमें पतन देखने को मिला। तो ये जो महिलाएं और जो शूद्र थे उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में, उनको वेदों के अध्ययन का कोई भी अधिकार नहीं था। इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन देखने को मिला। अब जो ये पुरोहित जो है वो वर्णों का आधार किस पर करते थे? जन्म के आधार पर। मतलब जब उत्तर वैदिक काल आया उस समय जो है वर्ण का जो निर्धारण है वो जन्म के आधार पर होने लगा कि अगर ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ है तो चाहे वो वेदों का अध्ययन अध्यापन करे या ना करे, युद्ध यज्ञ करवाए या ना करवाए, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में योग्यता के आधार पर निर्धारण होता था, ठीक है। और जो लोग उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ, कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। और इसमें वो लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते थे। लोग इनको अपवित्र मानते थे। अब देखो ये जो व्यवस्था बनाई गई उत्तर वैदिक काल आते आते, तो इसको कुछ लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का मानना था कि गलत है, सभी को समानता होनी चाहिए, सभी लोग जो हैं वो समान हैं। इस तरीके का छूत अछूत जो फैल रहा है उसकी आलोचना की बहुत सारे लोगों ने। और इसी के तहत हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है वो इन महाजनपदों में से ही थे। उनमें से जो है उन्होंने भगवान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो है उन्होंने अलग अलग धर्म की शुरुआत की, जहां पर उन्होंने समानता के ऊपर बल दिया। तो नए धर्म विकसित होने का एक बेसिक रीजन ये था कि उस समय उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था है वो काफी गहराई में जाकर के समाज की जड़ों में एक तरीके से रचित हो गई, जिसके कुछ लोग जो है वो इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। और इसी के परिवर्तन स्वरूप जो है वो नए धर्मों का विकास हुआ ताकि वहां पर सभी लोगों को समानता से देखा जा सके। तो ये तो हमने देख लिया कि उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल में किस तरीके से क्या क्या चीजें व्यवस्था थी। अब हम डिस्कस करेंगे मगध के बारे में कि क्या रीजन था कि मगध जो है वो 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना। तो देखो मगध को अगर आप मैप में व्यू करोगे तो प्रेजेंट टाइम का जो बिहार वाला जो रीजन है वो मगध वाला, यहाँ पर देखिए ये मगध वाला रीजन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो रिवर है वो यहाँ से फ्लो हो रही है, नदियाँ फ्लो हो रही हैं। और जब किसी रीजन से नदी जो है वो बहुत ज़्यादा बह रही है, मतलब वहाँ की जो ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ है, ठीक है। अब देखो मगध से होकर के बहुत सारी नदियाँ बहती थी, तो इसके बहुत सारे जो फायदे मिले मगध को, एक तो यातायात के रूप में, ठीक है, दूसरा जल वितरण के रूप में, मतलब कृषि अच्छे से हो रही है, तीसरा है जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था।
अब एक बात करें, अभी हमने देखा कि महाजनपद काल आते आते जो राजा जो है उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी राजधानी थी उनके चारों तरफ किले के ऊपर चारों तरफ जो है किलेबंदी करवाई। इस किलेबंदी में वो जो है वो लकड़ियों का भी बहुत ज्यादा यूज होता था। तो मगध का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से भरा था और इन जंगलों में जो हाथी रहते थे उनको पकड़ कर के तो उन्होंने प्रशिक्षित किया और सेना में इसका यूज करने लगे। दूसरा, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी उनको आसानी से मिल जाती थी। इस क्षेत्र में अगर हम बात करें तो लोहे की खदानें भी थी और लोह से जो है वो बहुत ही मजबूत हथियार और औजार बनाने लगे। तो ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया मगध को, जिसकी वजह से 16 महाजनपदों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली रूप में विकसित हो पाया मगध। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, इन्होंने अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन जो है ये अपनाते थे। महापद्मनंद जो है एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था, मतलब मगध को विशाल एरिया तक उन्होंने फैला के रख दिया था। बिहार में राजगृह, जिसको आधुनिक राजगीर, कई सालों तक ये मगध की राजधानी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, जो बिहार की राजधानी है, वो फिर मगध की राजधानी बन पाया। 2300 साल पहले की बात है। 2300 साल पहले मतलब आप इस तरीके से समझो कि अगर हम बात करें ईसा पूर्व की तो 300 ईसा पूर्व की बात है। तो मेसाडोनिया का राजा था सिकंदर, वो पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे, व्यास नदी सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदी है, उसके किनारे तक पहुंच गया। और जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने उसके ने इनकार कर दिया। सिपाहियों ने बोला कि देखो, जो मगध जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और जो मगध जो है वहां पर का जो शासक है, वहां की जो सेना है वो बहुत ही बड़ी सेना है। और इस बात से जो मेसाडोनिया का जो राजा था सिकंदर, उसके जो सैनिक है वो भयभीत थे। तो ये चीजें हमें शो करती है कि जो मगध है वो कितना शक्तिशाली हुआ करता था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक और महाजन के बारे में बता रखा है, वज्जी। तो मगध के यहाँ पर अगर आप पूर्वी हिस्से में, उत्तरी और पूर्वी हिस्से में देखेंगे तो वज्जी लोकेटेड है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। जैसे मगध में क्या था कि राजा जो है राजा बन रहा है, फिर राजा एक ही परिवार से जो लोग हैं वो राजा आ रहे हैं। लेकिन वज्जी जो महाजनपद था इसमें अलग प्रकार की शासन व्यवस्था, जिसको गण या संघ कहते हैं। गण जो है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है और संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है, तो इसमें क्या होते थे, कई राजा हुआ करते थे। मतलब जो लोग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर उनको चुन करके या एक तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर रखा गया और वो लोग जो हैं वो आपसी डिस्कशन के थ्रू कोई भी बात के ऊपर रिजल्ट लेकर के आते थे। मतलब एक पर्सन के पास में यहाँ पर पावर नहीं थी, कई लोगों के पास में पावर थी। आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि आज हमारी जो संसद है, संसद में लोगों को चुनकर के भेजा अलग अलग जगह से, वो आपस में डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन के थ्रू वहां पर रिजल्ट निकाला जाता है। तो इसी तरीके से सभाएं होती थी, वाद विवाद बहस होती थी और फिर क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी बातें जो हैं उस समय हुआ करती थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सभाओं में स्त्रियां, दास और कमकार वो भूमिहीन मजदूर जो थे वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर जो हैं वो दोनों ही गण और संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। वज्जी संघ जो है, वज्जी संघ का वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं, जिन्हें लगभग 2300 साल पहले लिखा गया था। 2300 साल पहले मतलब 300 साल पहले। यहाँ पर बता रखा है कि अजातशत्रु जो है वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। तो इसमें कुछ सलाह दी गई है। बुद्ध ने बोला है कि जब तक वज्जी में इसी तरीके की सभाएं होती रहेंगी, जब तक वहां पर लोग मिलजुल कर काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का समान समर्थन, उनकी बातों का ध्यान देते रहेंगे, महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उनको बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गाँवों में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतावलंबी समूहों का मतलब सभी सर्वधर्म का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं हमारे यहाँ पर तो इसी धर्म के लोग आएंगे। सभी लोगों को सभी समान तरीके से ओपन, लिबरल, अपने आप को फ्री और सभी को एक्सेप्ट करेंगे, तब तक जो है वज्जी को कोई भी नहीं हरा सकता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया
कि किस तरीके से महाजनपद काल जो है वो डेवलप हुआ, उसमें क्या क्या जो व्यवस्थाएं जो हैं वो सामाजिक व्यवस्था उनमें परिवर्तन हुआ, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो डेट दे रखी है वो हमारे इम्पोर्टेंट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर बता रखा है कि नए शासक, ऋग्वेदिक काल के बाद में जो नए शासक जब बनने लगे तो लगभग 3000 साल पहले की बात है, मतलब लगभग 1000 साल पहले की बात है, 1000 ईसा पूर्व की बात है। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले, मतलब लगभग 1000 ईसा पूर्व। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले, मतलब 300 ईसा पूर्व। गणिया संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। 1500 साल पहले मतलब आप जो है वो मान लीजिए कि आप जो है 500 ईसा बाद, ठीक है। तो इनका इस तरीके से फिर डिक्रीज देखने को मिला। तो ये हमने डिस्कस किया महाजनपद काल के बारे में, और जो भी बेसिक फैक्ट्स हैं उन सभी के बारे में जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।